आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स बेसिकली ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता जाता है। जैसे मान लो कि क्लोरीन होता है, क्लोरीन में क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर जो होता है 17 होता है, ठीक है, और उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35, ठीक है। तो कभी कभी कुछ क्लोरीन्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो 17 ही रहता है पर उनका एटॉमिक मास हो जाता है 13। एटॉमिक नंबर 17 है, 36 सॉरी 37, 35, 36, 37 तीन तरह के क्लोरीन पाए जाते हैं। जैसे कार्बन होता है, कार्बन का होता है जो एकदम सही वाला कार्बन होता है जो पाया जाता है वो 6 होता है। कभी कभी कुछ कार्बन होते हैं जिसमें हमें पाया जाता है 13, 14 ऐसे कार्बन्स होते हैं। अच्छा ये बताओ कि जैसे ऊपर क्या लिखा जाता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है। अब ये बताओ, जैसे मान लो कि हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन में 17 है, 17 क्या है उसके? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और 35 क्या है? मास नंबर। अगर हम इसमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो कितने होंगे? 36 - 17 हाँ 18, मतलब 18 न्यूट्रॉन्स हैं और 17 प्रोटॉन्स हैं, है ना। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज कंपेयर टू दैट कम है, ठीक है। तो ऐसे एटम्स बेसिकली जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा पाए जाते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होते हैं, ऐसे एटम्स को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव एटम्स। समझ में आया? ऐसे एटम जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव एटम्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं हाँ, और नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। फिर एक आइसोटोप का एग्जांपल है हाइड्रोजन। ये भी हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन उसका एग्जांपल है। इसका एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीनियम। ये वाला जो है ये प्रोटीनियम कहलाता है, ड्यूटेरियम कहलाता है, या ट्राइटेनियम कहलाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? आइसोटोप्स है। इसका टॉप चेंज है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक पे आते हैं। एक आपका होता है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट व्हिच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब डिफरेंट एटम्स हैं। यहाँ पे तो हम सेम एटम्स की बात कर रहे थे, ठीक है। जब हम डिफरेंट एटम्स की बात करें और डिफरेंट एटम्स में, जैसे मान लो कि आपका है सोडियम है और मैग्नीशियम है, जैसे सोडियम है और मैग्नीशियम है, तो सोडियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 23 और जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। इसमें होता है 12, इसमें होता है 23। इसमें जो मास नंबर होता है वो होता है 23 और जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। तो ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर सेम है बट उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं, उनको हम लोग कहते हैं आइसोबार्स। क्लियर हुआ सबको? यस। आदर्श 24 होता है एमजी का। मैग्नीशियम में 23 होता है बेटा। पॉज करो वीडियो। ठीक है। जैसे होता है आर्गन, एक होता है कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 40 और अगर एटॉमिक मास होता है 40 पर एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो कैल्शियम का होता है 40, आर्गन का होता है
20 होता है। कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर होता है और आर्गन का 80। ठीक है, तो ये क्या है आपके आइसो बार्स है जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है पर एटॉमिक मास सेम होते हैं। दूसरा एग्जांपल इसमें Mg और Ne। ठीक है, एक होता है आपका आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? क्या चीज? दोनों आइसोटोन्स में इन दोनों से अलग होते हैं। Atoms having different number of protons but same number of neutrons। Neutrons। ऐसे एटम्स जिनके प्रोटॉन्स डिफरेंट हैं बट उनके न्यूट्रॉन सेम हैं। ठीक है, having different number of protons but same number of neutrons, that is different Z and A but same। एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल इसमें गलत दे रखा है, सोडियम इसमें होता है 23 दे रखा है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास जो दे रखा है वो दे रखा है 23 और यहाँ पे जैसे सोडियम का दे रखा है 23 और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11। मैग्नीशियम का होता है 12 और इसका होता है 24 होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो डिफरेंट है पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। कैसे? अगर हम इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है वो है 11। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, अब इसमें अगर इस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ गए? 12 आ गए। इसमें अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखेंगे वो आएगा 12 आएगा और यहाँ पे अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा? 12 आएगा। जिसके देखो ऐसे एटम्स इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? सेम है। उनको हम लोग कहते हैं आइसोटोन्स। समझ में आया है कि जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या है? वो सेम है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? वो डिफरेंट है। उनको हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आया आपका रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी? उन्होंने बताया किसने था? हेनरी बैकरेल ने। फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी कौन थे? रेडियो एक्टिविटी वो थे ये हेनरी बैकरेल। ठीक है, हेनरी बैकरेल डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी 1896। लो वो दो पेंसिल अंडरलाइन कर दें। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? इन्होंने 3 रेस का वो किया था, डिस्कवर किया था। 3 रेस कौन कौन सी थी? एक रेस थी जिसको उन्होंने कह दिया था कि ये पॉजिटिवली चार्ज रेस है। ठीक है, एक रेस उन्होंने कह दी थी कि ये नेगेटिवली चार्ज रेस है और एक रे उन्होंने कह दी थी कि ये न्यूट्रल चार्ज रे है। तो जो उनकी पॉजिटिवली चार्ज रे थी, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव आयन ज्यादा थे, ऐसी रे का नाम उन्होंने दिया था अल्फा रेज। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने जो नेगेटिवली चार्ज रेज थी उसको उन्होंने नाम दे दिया था बीटा रेज और जो आपकी नेगेटिव मतलब कि न्यूट्रल चार्ज रेज थी उन्होंने उसका नाम दे दिया था गामा रेज। ठीक है, क्या क्या था? एक उन्होंने दिया पॉजिटिवली चार्ज रेज, एक नेगेटिवली चार्ज रेज और एक था न्यूट्रल। पॉजिटिवली वाली अल्फा थी, नेगेटिवली वाली बीटा थी और न्यूट्रल वाली कौन सी थी? गामा थी। ये याद रखना पड़ेगा अच्छे से। अब उन्होंने कैसे किया था सुनिए। एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, ये एक्सपेरिमेंट पढ़िएगा। ये है रेडियो एक्टिविटी, ये एक्सपेरिमेंट नीचे दे रखा है, हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। चलिए, फिर क्या किया था? इट वाज ऑब्जर्व्ड, पहले यहाँ से पढ़िए, यहाँ से जो दिया हुआ है ये प्रॉपर्टीज ऑफ बैकरेल रेस से। ठीक है, तो रीड कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं, मत करो कार्तिकेय। चलो, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक
प्लेट्स, उन्होंने जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिए थे उन्होंने उस पर क्या देखा कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो थे उन्होंने क्या किया कि एक पहले सबसे पहले उन्होंने एक ब्लैक पेपर लिया, उस ब्लैक पेपर में उन्होंने यूरेनियम भर के रख दिया, ठीक है। यूरेनियम भरने के बाद उन्होंने उसको एक फोटोग्राफिक प्लेट के पास रखा, तो उन्होंने देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उसमें कुछ दिन बाद कुछ इफेक्ट्स आए। उन्हें देखा कि इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, तभी इस फोटोग्राफिक प्लेट्स में कुछ रिएक्शंस आए हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या हुआ था, उन्होंने जब इन सारे एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम हो गया, थोर्नियम हो गया, रेडियम हो गया, सबसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाया, तो उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि इन सब ने मिलके मतलब अलग अलग करके फोटोग्राफिक प्लेट को क्या किया है, इफेक्ट किया है। दूसरा, दे आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास, और ये जो सारे एटम्स थे ये किसी भी गैस से अगर निकलते थे, किसी भी गैस को हम पास करते थे तो उनको आयनाइज कर देते थे। आयनाइज का मतलब क्या होता है, उसमें चार्ज जनरेट करा देते थे, आयंस बना देते, उनमें आयंस जनरेट हो जाते थे। तीसरा क्या था, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर, ये मतलब ये जो एटम्स थे ये कैपेबल होते थे कि किसी भी मैटर से पास कर जाए, किसी पेपर से, किसी वुड से, किसी इंसान से पास कर जा रहे हैं। The range of penetration depends upon the nature, पर हर एक एटम का डिफरेंट नेचर था, मतलब कोई अगर सिर्फ पेपर से पेनिट्रेट कर जाएगा तो कोई वुड से पेनिट्रेट कर जा रहा है, तो कोई ह्यूमन बीइंग से पेनिट्रेट कर जा रहा है, कोई एल्यूमिनियम की शीट से पेनिट्रेट कर जा रहा है, मतलब डिफरेंट थे, सबकी पेनिट्रेशन पावर एक जैसी नहीं थी, ठीक है। They are affected by the electrostatic and the magnetic field, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो थे ये सारे के सारे फोटोग्राफिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों फील्ड से इफेक्ट होते थे, मतलब जब उनको इन फील्ड से पास रखा जाता था तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज दिखाते थे। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट पे आ जाओ। एक्सपेरिमेंट क्या दे रखा है, देखो, it was observed that radioactive radiations can be observed by lead metal about 6 centimeter thick. Rutherford took a lead cube of size, उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक लेड का क्यूब लिया, ठीक है, इसकी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर की थी, ठीक। फिर इन ए ड्रिल्ड अ कैविटी, और उसके बाद उसमें उन्होंने कैविटी ड्रिल करी, मतलब ड्रिलिंग मशीन से उन्होंने उसपे मतलब कि कैविटी बना दी। खराब क्या है कैविटी, मतलब जैसे बेसिकली कैविटी क्या होती है, खोखला कर दिया उसको, ठीक है। क्या बात, A small quantity of radioactive material was placed in the cavity. उन्होंने उसके बाद थोड़ा सा रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया, इसमें से कुछ भी ले लो, सपोज उन्होंने यूरेनियम ले लिया, उसके बाद उन्होंने उसको उस कैविटी में अंदर डाल दिया, ठीक। एंड इट वाज प्लग्ड फ्रॉम द टॉप विद अ थिक लेड प्लग, उसके बाद उन्होंने उस पे एक लेड का प्लग लेके उसको उस पे प्लग कर दिया, ठीक। फिर क्या हुआ, द क्यूब वाज प्लेस्ड इन अ ग्लास वेसल एंड, क्या बात है, क्यों इतना मुस्कुराया जा रहा है। The cube was placed in a glass vessel and across its sides were placed into 2 copper plates. इन्होंने क्या किया कि ये जो क्यूब था, जो उन्होंने क्यूब जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस क्यूब को उन्होंने ग्लास वेसल में डाल दिया, और ग्लास वेसल में डालने के बाद उन्होंने क्या किया, दोनों साइड पे क्या किया, कॉपर की प्लेट्स लगा दी। ये देखो, ये क्यूब लगा हुआ है और उसके साइड क्या है, कॉपर की उन्होंने प्लेट्स लगा दी हैं। फिर क्या हुआ है, उसके बाद कॉपर की प्लेट्स लगाने के बाद कनेक्टेड टू अ वेरी हाई डीसी पोटेंशियल, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उसको डीसी पोटेंशियल से, हाई डीसी पोटेंशियल से कनेक्ट करा दिया है। फिर अ फोटोग्राफिक प्लेट वाज एडजस्टेड अबव द कैविटी, और उसके बाद वहीं पे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी गई जस्ट अबव द कैविटी, जहाँ पे कैविटी रखी गई। सपोज मान लो उन्होंने ऐसे बॉक्स रखा है, सपोज मान लो ये बॉक्स ही इसकी कैविटी है, तो ऐसे रखा और इसके यहाँ पे ऊपर उन्होंने क्या किया है, फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है? समझ लो कि एक तरीके से पता, समझ लो कि एक फिल्म जैसा, एक शीट जैसा, एक शीट है बेसिकली, जिसपे बेसिकली क्या आती, इमेजेस आ सकती हैं। हम जैसे पुराने टाइम पे रहती थी फोटो जैसे खींचती थी,
जिसपे कुछ इफेक्ट्स आपको दिखते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट्स जैसे जो हम लोग यूज करते हैं इमेज जनरेट करने के लिए। A photographic plate was adjusted above the cavity. A glass vessel was evacuated and then a lead plug was removed. उसके बाद क्या किया उन्होंने, वो जो प्लग लगाया था वो हटा दिया। Radiations were allowed to fall on a photographic plate for a few seconds. और कुछ देर के लिए उस फोटोग्राफिक प्लेट पे रेडिएशन, फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या किए, रेडिएशंस डालते गए थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ उस फोटोग्राफिक प्लेट पे रेडिएशंस डाले गए। द फोटोग्राफिक प्लेट वाज डेवलप्ड, 3 डिस्टिंक्ट ब्लैक स्पॉट्स वर मेड ऑन द प्लेट। उसके बाद 3 अलग अलग तरीके के उस फोटोग्राफिक प्लेट्स पे हमें डॉट्स दिखाई दिए, एक डार्क स्पॉट, एक वेरी लाइट स्पॉट, एक मीडियम स्पॉट। मैम वो इतना डार्क है वो कोई बच्चा कर दिया उसको और डार्क, इसमें देखिए लाइट है, रंग उतर गया कह रहा है। अब देखो इन तीनों डॉट्स का क्या मतलब, सॉरी स्पॉट्स का क्या मतलब है, इधर आ जाओ। देखो सबसे पहले क्या है, डार्क स्पॉट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ो, सुनो, डार्क स्पॉट के बारे में पढ़िए। ए, डार्क स्पॉट ए जो है अपीयर्स ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट के जो नेगेटिव साइड थी, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट का जो नेगेटिव साइड था वहां पे हमें ये, हाँ, फोटोग्राफिक प्लेट के जो नेगेटिव साइड थी, जैसे ये नेगेटिव साइड थी, ठीक है, इस नेगेटिव साइड पे हमें डार्क स्पॉट देखने को मिल रहा है, ठीक है। Obviously the radiation affecting the photographic plate at A must be positively charged। अच्छा ये बताओ, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इसको पूरे को पढ़ने से अच्छा हम तुम लोग को इसका जस्ट बता दें, इन्होंने जो भी रेडिएशन देखे तो वो रेडिएशन किस तरीके से आए। वो रेडिएशन जो उन्होंने देखे, एक रेडिएशन ऐसे आया, एक रेडिएशन सीधा चला गया, एक रेडिएशन ऐसे गया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, अपना नेगेटिव एंड कनेक्ट किया था, यहाँ पे इन्होंने अपना नेगेटिव एंड कनेक्ट किया था, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, अपना पॉजिटिव एंड कनेक्ट किया था, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि एक रे जो है वो इधर की तरफ आ रही है, जो कि डार्क स्पॉट की फॉर्म में आई है, ठीक है। ये वाली जो है मीडियम है और ये वाली हल्की है, सॉरी ये वेरी लाइट है और ये मीडियम आई थी, ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइड वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे जो रेज आएंगी तो वो किस टाइप की रेज होंगी, पॉजिटिव, हर वाली जो है पॉजिटिव होंगी, हाँ, क्योंकि वो नेगेटिव साइड पे क्या जाएगी, पॉजिटिव रेज जाएगी, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स, है ना। और जो नेगेटिव साइड वाला होगा, सॉरी जो पॉजिटिव साइड वाला होगा वहां पे नेगेटिव रेज जाएंगी, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स। और एक क्या है, एकदम सीधे चली गई है, क्योंकि ना वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव और न्यूट्रल है, वो एकदम सीधे चली गई है। तो जो पॉजिटिव वाली रेज जो इधर की तरफ गई थी, उन्होंने उसका नाम अल्फा दे दिया, सीधे वाले का गामा दे दिया, जो न्यूट्रल लिख ली, और जो वो थी नेगेटिव वाली थी उन्होंने उसका नाम बीटा दे दिया। इधर वाली का इसमें मीडियम दिया है, बीच वाली लाइट है, वेरी लाइट स्पॉट। अच्छा ठीक है, वीडियो पॉज करो जरा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। इधर सुनिएगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अच्छा ये बताओ कि इसका एटॉमिक मास कितना होगा, मैम 6.64 × 10 to the power एटॉमिक मास 6.62 होगा। नहीं मैम, ऐसा करता एटॉमिक मास कितना होगा जब इसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं? मैम एटॉमिक 4 होगा। वाह क्या आंसर दिया था, क्या It आंसर is दिया था। same as doubly ionized helium atom, that is a helium nucleus consisting of, एक हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो एक हीलियम को नीचे लिखा जाता है 2, ऊपर लिखा जाता है 4, तो वैसे ही अल्फा पार्टिकल को भी हम ऐसे ही लिखते हैं, नीचे लिखते हैं 2, ऊपर लिखते हैं 4, ठीक है।
चलो दूसरा क्या है, दूसरा आपका प्रॉपर्टी है द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज रफली 4 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन्स के 4 टाइम्स होता है। अगर प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटॉन का मास होता है 1.6 × 10⁻27। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना भी आएगा यानी कि आएगा 6.68 - 27 10⁻27, वो आपके अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, मास है, सॉरी। ठीक है, चलो, एंड इट्स चार्ज इज ट्वाइस द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19, तो जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा वो होगा 3.2 × 10⁻19। डबल होगा। हाँ, डबल हो जाएगा। चलो तीसरा क्या है, द स्पीड ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 10⁻7 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। फिर उसके बाद क्या है, An alpha particle strongly ionizes the gas through which it passes। अभी हमने बताया था कि इन पार्टिकल्स में पावर होती है कि वो गैसेस को क्या कर सकती है, आयनाइज कर सकती हैं। ठीक है, फिर क्या बताया कि अल्फा पार्टिकल रैपिडली डिसिपेट्स इट्स एनर्जी एज इट्स मूव फ्रॉम अ मीडियम एंड देयरफॉर इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इज क्वाइट स्मॉल। देखो क्या कहने का मतलब ये है कि जब ये मूव करती है, जब वो एक जगह से मीडियम में जा रही होती है, उसी मीडियम में ये बहुत ज़्यादा एनर्जी छोड़ती है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी छोड़ती है। इस वजह से इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत कम होती है। क्यों, रास्ते में जा रही है, उसने रास्ते में ही जाते जाते अपनी सारी एनर्जी छोड़ दी, तो जो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर होगी वो क्या होगी, वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो सारी एनर्जी तो रास्ते में छोड़ दी है उसने। तो उसने पेनिट्रेटिंग पावर इसलिए उसकी कम हो जाती है, मतलब कोई चीज़ को क्रॉस करना है, ठीक है, उसको पावर लगानी पड़ेगी, वो पावर उसने रास्ते में खत्म कर दी, इसलिए उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, लो हो जाती है। क्लियर हुआ? जो अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग मतलब कोई चीज एक जगह, एक चीज को इसे ढाकते हुए चले जाना, मतलब पूरा एकदम। समझ में नहीं आ रहा, वैसे समझा रही ना, बुक में मत देखो, मैं जो समझा रही हूँ सुनो इसीलिए। ठीक है, कि जो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि सपोज मान लो कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप लोग से कहा जाए कि आप लोग साइकिल चला के आइए और आपके पास इस कमरे को धक्का मार के आप अंदर आइए, ठीक है, दरवाजे को, ठीक है, दरवाजे को धक्का मारिए। अगर आपसे अब ये कह दिया जाए मतलब आप आइए और धक्का मारिए, तो आपके पास दो तरीके, या तो आप एकदम से फुल एनर्जी सो सवा के एकदम खाना पीना खा के एकदम फुल एनर्जी के साथ आप आएंगे तो आप ज़्यादा एनर्जी लगा पाएंगे। पर अगर वही चीज़ आप खाना खा के आ रहे हैं और फिर साइकिल चला के बहुत दूर से आ रहे हैं, तब आप उसके बाद धक्का मारेंगे तो आपकी एनर्जी उतनी कम लगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जी थी, जो आपने खाना खा के एनर्जी गेन करी थी, वो आपने साइकिल चलाने में हटा दी। और इसलिए मतलब कहने का मतलब ये है कि आप रास्ते में ही आपने इतनी एनर्जी लगा दी कि यहाँ पे आकर आप उतनी धक्का नहीं मार पा रहे। वैसे ही अल्फा पार्टिकल के साथ होता है। समझ में आया? हर्ष नहीं? अल्फा पार्टिकल रैपिडली डिसिपेट, हाँ ठीक है, हो गया। अल्फा पार्टिकल are positively charged, so they are deflected in electric field and magnetic field। वही चीज है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसमें भी चार्जेस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हो उसमें भी चार्जेस होते हैं, तो उसमें ये डिफ्लेक्ट कर पाती है। डिफ्लेक्ट मतलब अपने डायरेक्शन को मूव कर पाती है टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड। समझ में आया? इधर सुनो, आया? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इतना समझ लो कि सपोज एक गोला है जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भरे हुए हैं, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड में बहुत नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो ये क्या होती है, ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से ये अपने मान लो सीधा जा रही है, जैसे यहाँ पे वो नेगेटिव एंड दिखा वहाँ टर्न कर जाएंगी,
एक होती है पॉजिटिव होती है ना। तो ये अपने आप को मैग्नेटिक और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने आप को डिफ्लेक्ट कर पाती है। डिफ्लेक्ट करने का मतलब है ये अपने आप का अपना डायरेक्शन को चेंज कर पाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट्स सराउंडिंग चार्जेस। क्लियर हो गया? जैसे ये मैम होता है इसका नाम किसका नाम बेटा? मैम ये का पता प्रॉपर्टीज बता रहे हैं ये अल्फा पार्टिकल्स की। ये प्रॉपर्टी अल्फा पार्टिकल इफेक्ट है फोटोग्राफिक प्लेट को ये इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल कॉज फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल। फ्लोरेसेंस कॉज करती है मतलब अगर हमने कोई ऐसा मटेरियल रखा है जिसमें से लाइट निकल सकती है, सूरज नहीं ये भी एक है। देखो जैसे होता क्या है, जैसे वो लाइट वाला सिस्टम नहीं आता है जो एक लाइट बीम वाली टॉर्च वो छोटी सी आती है लेजर टाइप का जो आती है, वो क्या होता है फ्लोरेसेंस का मतलब ये होता है, फ्लोरेसेंस का मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो ऐसा मटेरियल जो लाइट छोड़ रहा है, ठीक है, ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल, ठीक है। तो जब अल्फा पार्टिकल उन मटेरियल पे पड़ता है और अल्फा पार्टिकल अपनी रेज जब फ्लोरेसेंस मटेरियल पे डालती हैं तो फ्लोरेसेंस मटेरियल क्या होते हैं, जल जाते हैं, लाइट देते हैं। गैस में मैम उससे जल जाता है लेजर लाइट से। समझ में आया? नहीं सर नीचे जल जाता है। समझ में आया तुम समझा रहे हैं? आया नहीं। अल्फा पार्टिकल हैव लार्जर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम विद देम। मतलब देखो हमने क्या बताया कि उनमें वो इतनी एनर्जी छोड़ते हैं चलते वक्त इतनी एनर्जी छोड़ते हैं कि उनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, वो कम हो जाती है ना। कुछ होती नहीं हाँ होती है पर उतनी होती है कि वो सिर्फ एक पेपर को पास कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बहुत हल्की होती है, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि इसका मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तभी तो वो इतनी एनर्जी छोड़ रहे हैं ना। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? ऐसी एनर्जी जब इंसान मूव कर रहा है, मूव करते वक्त उसके पास जो एनर्जी है मोशन वाली एनर्जी, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल में बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। जय समझ में आ रहा है? अल्फा पार्टिकल डिस्ट्रॉय द लिविंग सेल्स एंड कॉज द बायोलॉजिकल डैमेज। अगर ये किसी इंसान पे पड़ जाएगी तो उसके सेल्स को मार देगी। क्यों? वो तो पेपर से पास हो पाती है। मान लो कि उसको ऐसे यहाँ पे सेल्स रखी है, ठीक है, वो सेल्स को डैमेज करा देगी, किल कर देगी सेल्स को। ऐसे क्या करती है मैम? कोई काम? अल्फा पार्टिकल्स गेट स्कैटर्ड व्हाइल पासिंग थ्रू विद द थिन माइका शीट्स। जब हम लोग माइका फॉल या गोल्ड फॉइल से जब हम लोग उसको पास कराते हैं तो वो स्कैटर कर जाती है, ऑब्वियसली वो नेगेटिव एंड की तरफ जाएगी। हम तो करती ही करवाते क्यों? एक्सपेरिमेंट्स कराने के लिए बेटा, नहीं हमको लगा मैम इसका कोई प्रोसेस होता है। उनके लिए पता करने, एक्सपेरिमेंट्स कराने के लिए, पता लगाने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए बेसिकली। अब आया बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स पे आ जाओ। बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स emitted from the nucleus। ये क्या होते हैं? बीटा पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस से निकल रहे होते हैं, किसी भी एटम के किसी भी न्यूक्लियस से। मैम यहाँ से निकल जाए इलेक्ट्रॉन से। बीटा पार्टिकल्स को ऐसे दिखाते हैं जिसका कोई भी एटॉमिक मास नहीं होता है, उसमें -1 एटॉमिक नंबर होता है। ऐसा कैसे होता है? होता ही नहीं है ना कुछ। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ। The rest of बीटा पार्टिकल the rest मास ऑफ बीटा पार्टिकल इतना होता है और इसका जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक बीटा पार्टिकल कह सकते हैं, ठीक है। Although both the beta particle and the cathode rays are the fast moving electrons, but they differ in their origin. Beta particles are given out to the nucleus of the atom, and the cathode rays are given to the orbital electrons. देखो अगर हम बीटा पार्टिकल्स की बात करें या कैथोड रेज की बात करें, दोनों ही क्या होंगी? नेगेटिवली चार्ज होंगी, पर दोनों में डिफरेंस ये होगा कि जो बीटा पार्टिकल होते हैं वो न्यूक्लियस से निकले होते हैं और जो कैथोड रेज के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो शेल्स में घूम रहे हैं, उन शेल्स के इलेक्ट्रॉन से हम लोग कैथोड रेज बनाते हैं। और बीटा पार्टिकल जो होता है किसी भी न्यूक्लियस से रिलीज होता है, एटम के न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जैक्टली,
ठीक है। बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एटम के न्यूक्लियस से निकल रहे होते हैं, और कैथोड रेज के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एटम के शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उससे बनाए जाते हैं। समझ में आया? हर समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया। देखो, जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं और जो आपके कैथोड रेज होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। पर अंतर दोनों में ये होता है कि जो बीटा पार्टिकल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से निकले होते हैं, और कैथोड रेज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस जो हमने पढ़ा था अभी शेल्स के पे जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उससे बनाए जाते हैं। अब समझ में आया? स्पीड ऑफ द बीटा पार्टिकल कितनी होती है? 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बीटा पार्टिकल आयनाइज गैस, ये भी अल्फा पार्टिकल की तरह जिस गैस पे पड़ती है उसको आयनाइज कर देती है। फिर द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज मोर देन द अल्फा पार्टिकल बट लेस देन द, सबसे ज्यादा अगर पेनिट्रेटिंग पावर किसी की होती है तो वो होती है गामा पार्टिकल्स की। गामा पार्टिकल्स के बाद बीटा पार्टिकल्स की, और उसके बाद होती है आपकी अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है। बीटा पार्ट हाँ पहले गामा की होती है, फिर बीटा अल्फा आती है। नहीं, बीटा क्या है? मैम अल्फा की तो सेंटीमीटर में है, बीटा की तो मैम मिलीमीटर में है मैम, इसलिए वो गलत तरीके से दिया होगा। यस मैम, 5 mm ऑफ MM है ना एल्युमिनियम ये और 1 mm ऑफ लेड, ये दिया है। मैम बीटा को सबसे कम दिखाया गया, एमएम लिखा है इसमें। बीटा सेकंड नंबर पे आती बीटा है, छोटा सबसे कम अल्फा की होती है, फिर बीटा की होती है, फिर उस पर गामा की सबसे ज्यादा होती है। गामा तो सबसे ज्यादा है 36। बीटा पार्टिकल्स आर, दिखाओ क्या दिया हुआ है, वो उनको गलत तरीके से दिया होगा। और समय हम गलती करते थे, पता नहीं कौन प्रिंट कर दिया। हम पॉज कर दें। हाँ, हाँ ठीक है। बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज सो दे रिफ्लेक्ट, ये भी क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो पाते हैं एज अल्फा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स भी फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं, ये भी फ्लोरेसेंट मटेरियल पे जब पड़ते हैं तो फ्लोरेसेंस देते हैं, सब करते हैं बस। यस। बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस, सुनो, बीटा पार्टिकल प्रोड्यूसेस एक्स रेज व्हेन दे आर स्टॉप्ड बाय अ मेटल। अगर बीटा पार्टिकल को ऐसे हम लोग पास करा रहे हैं और एक सामने एक मेटल रख देंगे तो जैसे वो उस पर स्ट्राइक करेगी तो वो एक्स रेज रिलीज करने लगते हैं, ठीक है। सच एज टंगस्टन ऑफ हाई एटॉमिक नंबर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बीटा पार्टिकल कॉज मोर बायोलॉजिकल डैमेज, मतलब जैसे अल्फा पार्टिकल बायोलॉजिकल डैमेज देता है उसके कंपैरिजन में बीटा पार्टिकल ज्यादा डैमेज देता है। अब आया गामा रेडिएशंस। गामा रेडिएशंस पे आ जाइए। बहुत खतरनाक होता है। यस, मोर खतरनाक। चलो गामा रेडिएशंस आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो गामा रेडिएशंस होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जैसे एक्स रेज एंड लाइट्स। एक्स रेज हो गए, ये सब चीजें जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी को पास कर जाती हैं उनको हम लोग कहते हैं गामा रेडिएशंस, ठीक है। बट दे डिफर फ्रॉम द एक्स रेज एंड लाइट वेवलेंथ। चलिए, द स्पीड ऑफ गामा रेडिएशन इज सेम एज द स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ वही आपकी गामा रेडिएशंस की होती है। फिर द आयनाइजिंग पावर ऑफ गामा रेडिएशन इज लो, वो इट इज 1/10,000 टाइम्स that of the alpha particle and 1/100 times of the beta particles। ना मतलब 1 ही होती है 100 टाइम्स बीटा। अरे तो बीटा के अकॉर्डिंग अगर करोगे तो इसके अपॉन 100, इसके अपॉन 10,000, वो आता नहीं। 1/100 टाइम्स कम होती है बीटा पार्टिकल्स के। तो बीटा पार्टिकल्स की जो भी पेनिट्रेटिंग पावर होगी उससे 1/100 कम होती है ये, तो और अल्फा पार्टिकल का होती है 1/10,000 टाइम्स कम होती है ये। फिर द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा रेडिएशन इज हाई। पेनिट्रेटिंग पावर उसकी इतनी ज्यादा होती है, इट इज अबाउट 10,000 टाइम्स दैट ऑफ द अल्फा एंड 100 टाइम्स दैट ऑफ द बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर से ये 100 टाइम्स ज्यादा होती है, अल्फा पार्टिकल के 10,000 टाइम्स ज्यादा होती है, ठीक है। लाइक X-rays and light, gamma radiations are also not deflected। gamma radiations क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो नहीं होती है क्योंकि वो न्यूट्रल होती है, उसमें चार्ज नहीं होता है, वही तो
ठीक है। गामा रेडिएशन जो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है, ये भी फ्लोरोसेंस मटेरियल को पढ़ के फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती मैम इसके है। बाद आप Gamma radiations are also diffracted by crystals like X-rays. Although X-rays and gamma radiations are similar in properties, but the origin is quite different. Gamma radiations can easily pass through human body, therefore they can गामा रेडिएशन ह्यूमन बॉडी को पास कर सकती है, इसीलिए वो बायोलॉजिकल डैमेज क्रिएट कर सकती हैं और ये सभी कर अल्फा देती हैं। और बीटा से ज़्यादा क्रिएट करती हैं। गामा रेडिएशंस आर वेरी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। यस मैम, क्योंकि मैम ये क्योंकि सेल डिस्ट्रॉय कर देती है। सेल्स डिस्ट्रॉय कर देती है, तो जहाँ पे ट्यूमर सेल्स इकट्ठा हो रही होती है वहाँ पे इसको डाला जाता है, जिससे कि उसकी जगह की सेल्स क्या हो, डिस्ट्रॉय हो जाएं। वीडियो बंद करो। पॉज करते रहना।